ऐसे में ज्यादा समय तक जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चालक दल के लिए बचने का सबसे अच्छा जरिया होता है जहाज। लेकिन जब उसका मलबा समुद्र में काफी इलाके में फैला मिला, तो अंदाजा हो गया कि एल फेरो डूब गया है। और जहाज के डूब जाने से ये उम्मीद भी खत्म हो गई कि उसमें सवार लोग जिंदा बचे होंगे। चालक दल के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी और परिवारों को ये बताने का मुश्किल काम टॉड कॉगेशल को दिया गया। इस हादसे का सबसे मुश्किल हिस्सा था परिवारों को समझाना। हमें उन्हें ये बताना था कि उनके प्रियजनों को बचाने की जितनी कोशिशें हो सकती थीं, वो की गईं, पर वो ये मानने को तैयार नहीं हुए कि अब वो कभी घर नहीं लौटेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि जहाज डूब गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है। इतना बड़ा जहाज जो स्टील का था, इतना मजबूत था, इस तरह कैसे डूब सकता है? ऐसा कैसे हो गया? 33 लोगों की जान ऐसे हालातों में गई जिनसे पूरी तरह से बचा जा सकता था। आखिर हुआ क्या था? अमेरिकी जहाज एल फेरो का मलबा मिलने से ये पुष्टि हो गई कि उसके चालक दल के 33 सदस्य भी नहीं बचे थे और मलबा मिले 3 हफ्ते बीत चुके थे। अमेरिकी नौसेना की टग बोट अपाची को समुद्र में भेजा गया और इस पर सवार थे राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख जांचकर्ता टॉम रॉथ-रॉफिंग। डूबने से पहले जहाज द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रिक सिग्नल से उस जगह का पता चला जहां वो आखिरी बार पाया गया था। 4 दिन की खोजबीन के बाद भी अपाची के क्रू को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर इसके सोनार ने समुद्र में 4500 मीटर की गहराई पर एक बड़ी सी चीज का पता लगाया। 1 नवंबर को अपाची के रिमोट कंट्रोल कैमरा व्हीकल को जांच पड़ताल करने के लिए नीचे भेजा गया। करीब 5 किलोमीटर की गहराई पर पानी का दबाव था 3175 किलोग्राम प्रति 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। एल फेरो के मलबे को पहली बार देखना बहुत ही अनोखा अनुभव था। ये समुद्र की तली में करीब करीब सीधा खड़ा था। उसका कुछ हिस्सा ही दिख रहा था क्योंकि नीचे गिरते वक्त ये कीचड़ में धंस गया था। ये जहाज करीब ठीक ठाक हालत में था, लेकिन इसमें कोई नहीं था। साथ ही इसका सामान भी नहीं बचा था। मेरे लिए इन तस्वीरों को देखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जहाज की हालत बहुत खराब थी। जहाज कई जगह से टूट फूट चुका था। अगर इतना बड़ा कोई जहाज ऐसी तेज हवाओं और लहरों का सामना नहीं कर सकता, तो भला हल्की फुल्की सी डैनियल उसका सामना कैसे कर पाती? इन तस्वीरों से कुछ जानकारी तो मिली, लेकिन पूरे जवाब पाने के लिए जांचकर्ताओं को जहाज का कोई अहम हिस्सा ढूंढना था, जैसे कि वॉयज डेटा रिकॉर्डर या वीडीआर। किसी विमान के ब्लैक बॉक्स की ही तरह ये भी शिप की गतिविधियों और साथ ही ब्रिज पर होने वाली बातचीत की भी रिकॉर्डिंग रखता है, लेकिन वीडीआर गायब था। 26 अप्रैल को, यानी शिप का मलबा मिलने के 6 महीने बाद, वीडीआर भी मिल गया। 60 सेंटीमीटर लंबा ये रिकॉर्डर एल फेरो के डूबने वाली जगह से 400 मीटर दूर था। तली से निकाले जाने पर इसे साफ पानी से धोया गया, प्रयोगशाला भेजा गया और डेटा पाने के लिए इसकी मेमोरी चिप भी रीड की गई। पता चला कि इसके इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में 26 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और साथ ही साथ डेटा भी मौजूद था। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग वाले इन घंटों के दौरान ही कुछ ऐसे सुराग मिलेंगे जो बताएंगे कि आखिर हुआ क्या। वॉयज डेटा रिकॉर्डर ऑडियो की ट्रांसक्रिप्शन का काम किया एक टीम ने, जो जमा हुई थी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के मुख्यालय में। ब्रिज के 6 माइक्रोफोन्स की ऑडियो क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी। रिकॉर्ड हुए 61,000 से भी ज्यादा शब्दों में से करीब 2,000 तो समझ ही नहीं आ रहे थे। लेकिन 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एल फेरो के आखिरी घंटों की काफी साफ तस्वीर सामने आ गई। और तूफान से 35
किलोमीटर दूरी पे है। इस जगह पर ही तो तूफान है। ये ट्रांसक्रिप्ट है एल फेरो के वॉयज डेटा रिकॉर्डर की। मरीन बैकग्राउंड वाला कोई शख्स इन शब्दों को पढ़कर काफी जज्बाती हो जाएगा। ये आवाजें जहाज के डूबने से कुछ पल पहले की हैं। जांचकर्ता ट्रांसक्रिप्ट्स का विश्लेषण शुरू करने लगे तो चालक दल के परिवार भी जवाब पाने को बेचैन होने लगे। मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चाहती थी। मैं ये महसूस करना चाहती थी कि उस मुश्किल के वक्त में उन्हें क्या मालूम था, उन्होंने क्या महसूस किया। मुझे इसके जरिए डैनियल की झलक मिल रही है। NTSB ने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कभी रिलीज नहीं की, तो यहाँ अभिनेता चालक दल के शब्दों को दोहरा रहे हैं। यहाँ डैनियल रैंडोल्फ कप्तान के बारे में बात कर रही हैं। कप्तान सबसे कह रहे थे, ओ ये तूफान खास खतरनाक नहीं है, ये बहुत गंभीर नहीं है, इसमें तो ज्यादा तेज हवा भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ डैनियल कप्तान की नकल उतार रही है। वो कह रही है कि वो हालात को हल्के में ले रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि वो गलत हैं। तो उसे पता चल गया था कि कप्तान से गलती हुई थी और इसीलिए वो उनकी खिंचाई कर रही है। ये रफ्तार तो हमारी जान ले लेगी। देखिए, बात रफ्तार की नहीं है, बात ये है कि वहाँ पहुँचने पर हमारा होगा क्या, बशर्ते हम सही सलामत वहाँ पहुँच जाएं। ये सचमुच बहुत ही जरूरी चीज थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इसे ढूंढ निकाला गया, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर हम सिर्फ अंदाजे ही लगाते रहते। इस बॉक्स के मिलने से कम हुआ क्या था ये जानकारी तो मिल ही गई। ये किसी डरावनी कहानी को सुनने के जैसा है जिसका अंत हमें पहले से पता है। अब जांचकर्ता ये जान सकते हैं कि एल फेरो क्यों सीधा एक हरिकेन की तरफ बढ़ता गया। 10 महीने पहले अमेरिकी जहाज एल फेरो अपने पूरे क्रू के साथ डूब गया था। फिर राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB ने शिप के वॉयज डेटा रिकॉर्डर से मिली ट्रांसक्रिप्ट्स का विश्लेषण करके ये कड़ियां जोड़नी शुरू की कि आखिर हुआ क्या था। जैक हर्न 25 साल से कप्तान थे। इनके 14 साल एल फेरो पर गुजरे थे। किसी कप्तान के दिमाग में मौसम का ख्याल 24 घंटे रहता है। वो इसी बारे में ही सोचता है। एल फेरो दक्षिण में पुर्टो रिको की तरफ जा रहा था और इस दौरान मौसम से जुड़ी ताज़ा जानकारियां ब्रिज के पिछले हिस्से में लगे टेलीकम्युनिकेशंस स्टेशन के जरिए आ रही थी। जब मौसम की जानकारी इस स्टेशन पर आती है तो प्रिंटर सूचनाओं को लगातार प्रिंट करते जाते हैं। ये काम लगातार चलता रहता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी सूचना आ गई है। क्रू के सदस्य इस आवाज को सुन लेते हैं, वो यहाँ आते हैं और इस तमाम सूचना को डिकोड और प्रोसेस करना शुरू करते हैं। फिर चार्ट बनाकर वो अपने रास्ते के हिसाब से गणना करते हैं। 30 सितंबर को शाम 5 बजे से थोड़ा पहले नेशनल हरिकेन सेंटर से SAT-C सिस्टम पर एक पूर्वानुमान आया। तब तक एक दिन का सफर हो चुका था। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक डैनियल रैंडोल्फ वाकिन की नई ट्रैक लाइन के हिसाब से जहाज का रास्ता तय करने लगी। मेरा अनुमान है कि वो कह रही होगी, लगता है हरिकेन हमारे ट्रैक लाइन से टकरा रहा है। उन्होंने ये अंदाजा लगाया होगा सुबह के 2 बजे ये इस जगह पर होगा। देखते हैं तब हम कहाँ होंगे। शायद हम भी तूफान के आसपास ही होंगे। वो हंस भी रही है। लगता है तूफान हमारी ही तरफ बढ़ रहा है। ओह, ये क्या मुसीबत आ रही है। तो वो हंस भी रही है, घबरा भी रही है और आगे के रास्ते को समझते हुए कह रही है, हम इसके बीच से गुजरने वाले हैं। यहाँ वो परेशान लग रही है और डरी हुई भी। हाँ। शाम करीब 7 बजे कैप्टन ने दक्षिण की ओर रास्ता 10 डिग्री बदलने का आदेश दिया, लेकिन SAT-C सिस्टम के पूर्वानुमान के मुताबिक अब भी ये जहाज तूफान के बीच वाले हिस्से की तरफ ही बढ़ रहा था। डैनियल को कप्तान का रास्ता बदलने का फैसला समझ नहीं आया। उन्हें ये पता नहीं था कि कप्तान एक बिल्कुल ही अलग पूर्वानुमान पर निर्भर कर रहे थे, जो मुहैया कराया था BVS या बॉन वोयाज सिस्टम्स ने। ये रिपोर्ट्स सिर्फ कप्तान के ईमेल एड्रेस पर ही भेजी जाती हैं। तूफान जिस दिशा में बढ़ रहा था उससे इस जहाज को साफ रास्ता मिल सकता था। इससे एल फेरो को तूफान के पीछे से निकलने का मौका मिल जाता। शाम करीब 8 बजे कप्तान अपने कैबिन में चले गए।
उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका रास्ता न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि वो इस मौसम का फायदा भी उठा पाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि उन्हें अपनी योजना पर बड़ा यकीन था। साथ ही वो रफ्तार और हरिकेन से आने वाली हवाओं का इस्तेमाल करके जहाज की रफ्तार को बढ़ाने की उम्मीद भी कर रहे थे। लेकिन डेविडसन को ये नहीं पता से बच सकता था। रास्ते में ऐसी कई जगहें थी जहां ये जहाज रुक सकता था। यहाँ कई ऐसे द्वीप थे जहां पहले से ही कई जहाज लंगर डाले हुए थे और हरिकेन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अपनी तय योजना में ऐसे बदलाव लाने में समय लगता है। तो इस नए रास्ते से जाने के कारण सफ़र 260 किलोमीटर और लंबा हो जाता, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी ईंधन से जुड़ा खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही डॉकिंग में भी देरी हो जाती, जिससे ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता। इसलिए जहाज़ के कप्तान पर तय वक्त पर पहुंचने का काफ़ी दबाव रहा होगा। रात 11 बजे के बाद जेरेमी रीम ने कप्तान को फोन करके कहा कि क्यों ना रास्ता बदलकर इन द्वीपों के पीछे शरण ली जाए। कैप्टन, आपको नींद से जगाने के लिए माफी चाहता हूँ। वॉइस डेटा रिकॉर्डर ने सिर्फ जेरेमी की ही बात रिकॉर्ड की। OH 400 में हम केंद्र से 35.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। हमारे पास जो विकल्प है वो O 200 पर है। हम दक्षिण की ओर जा सकते हैं और यही रास्ता हमें तूफान से बाहर ले जा सकता है। लेकिन जेरेमी द्वारा सुझाए गए रास्ते को अपनाया नहीं गया। करीब 2 घंटे बाद सुबह 1:20 पर डैनियल रैंडोल्फ ड्यूटी पर लौट आई। उन्होंने कप्तान को भी अपने केबिन में बुलाकर रास्ता बदलने के लिए उन्हें राजी करने की कोशिश की। तूफान से बचने का ये आखिरी मौका था। मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि डैनियल कप्तान से जहाज को बचाने के लिए रास्ता बदलने को कह रही है और कप्तान ने शायद इससे इनकार कर दिया। फिर फोन रखने के बाद वो अपने साथी से कह रही है, कप्तान रास्ता नहीं बदल रहा, हम सब मरने वाले हैं। ऐसा वो मुस्कुराते हुए कह रही है और डैनियल की ये मुस्कुराहट खुशी वाली नहीं थी। हाँ, वो हंसी मजबूरी थी क्योंकि वो जानती थी कि कप्तान का ये कदम गलत था। सब जानते थे कि कप्तान डेविडसन उन्हें सीधा हरिकेन की दिशा में ले जा रहे हैं, पर वो उन्हें फैसला बदलने पर राजी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब उस सिद्धांत में मौजूद है जो 1970 के दशक में एविएशन इंडस्ट्री से पनपा था। लोगों को ये समझ आने लगा था कि एयरलाइंस तकनीकी महारतों का प्रशिक्षण देने के सिलसिले में तो कमाल का काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने नेतृत्व और प्रबंधन कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए कुछ नहीं किया, जो किसी एयरलाइन पायलट के लिए उतनी ही ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसके घातक नतीजे निकले। 1978 में यूनाइटेड एयरलाइंस का एक विमान ओरेगन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैप्टन ने हाइड्रोलिक संबंधी एक समस्या का पता लगाने के लिए लैंडिंग में देरी की, लेकिन इस दौरान विमान का ईंधन खत्म होने लगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की ट्रांसक्रिप्ट काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि उसमें फ्लाइट इंजीनियर की आवाज़ में चिंता नज़र आती है, लेकिन ये बात कप्तान तक पहुंची नहीं कि विमान में ईंधन बहुत कम है और हमें फौरन एयरपोर्ट लौट जाना चाहिए। ईंधन खत्म हो गया, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 10 लोग मारे गए। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्रू में आपस में तालमेल नहीं था। इस हादसे को आसानी से टाला जा सकता था। समुद्री सफर के मामले में क्रू और कप्तान के बीच ठीक से बातचीत न होने की आशंका काफी ज्यादा रहती है। समुद्री सफर का इतिहास 10,000 साल पुराना है और पानी के जहाजों पर सबको अच्छी तरह पता होता था कि वहाँ किसकी चलती है। तो ये एक परंपरा जैसी थी कि कप्तान को ही जहाज का मालिक माना जाता था।